हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में विज्ञान के 10 काफी महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे जो आपकी बोर्ड परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और इस 10 सब्जेक्टिव प्रश्न में से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि प्रकाश क्या है, इसकी विशेषता को लिखिए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश क्या है और इसकी विशेषता को भी लिखना है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है तो उसे प्रकाश कहते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक प्रकार का माध्यम होता है जिसके द्वारा किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होता है तो उसे प्रकाश कहते हैं। अब आइए प्रकाश की विशेषता को देखते हैं। तो प्रकाश की पहली विशेषता होता है कि प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। जो प्रकाश है ये ऊर्जा का एक रूप है। दूसरा यहाँ पे विशेषता देख लीजिए, प्रकाश एक चुंबकीय तरंग भी है। जो प्रकाश होता है ये एक चुंबकीय तरंग भी होता है। तीसरा विशेषता यहाँ पे देख लीजिए, प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होता है। जो प्रकाश होता है उसका सबसे अधिक चाल कहाँ पे होता है तो निर्वात में होता है। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होता है। इसे आपको याद रखना है। चौथा विशेषता देख लीजिए, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। जो प्रकाश होता है ये हमेशा सीधी रेखा में ही गमन करेगा। पांचवा विशेषता देख लीजिए, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। जो प्रकाश है ये अनुप्रस्थ तरंग होता है। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न ये पूछता है कि प्रकाश कैसा तरंग है तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि प्रकाश क्या है और इसकी विशेषता भी आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए कि प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा किसी वस्तु को देखने की अनुभूति होती है तो उसे हम प्रकाश कहते हैं। और प्रकाश की विशेषता क्या क्या होती है तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप होता है। और दूसरा विशेषता क्या होता है तो प्रकाश एक चुंबकीय तरंग भी होता है। और तीसरा विशेषता क्या है तो प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होता है। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है बार बार पूछा जाता है तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। इसे आपको याद रखना है। और चौथा विशेषता यहाँ पे कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में ही गमन करता है। और पांचवा विशेषता होता है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। तो ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है तो वीडियो को प्लीज आप लोग लाइक कर दीजिएगा और एकदम वीडियो को आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश का प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं, इसे एक उदाहरण देकर समझाएं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं और इसे एक उदाहरण देकर भी समझाना है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। जब प्रकाश की किरणें किसी कण से टकराकर सभी दिशाओं में फैल जाती हैं तो इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरणें किसी कण से टकराकर सभी दिशाओं में फैल जाती हैं तो इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। आइए इसका उदाहरण देख लेते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि किसके कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। वायुमंडल में नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। जो वायुमंडल होता है उसमें नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसीलिए जो आकाश का रंग होता है वो हमें नीला दिखाई देता है। तो ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न है कि धातु और अधातु क्या है, उदाहरण देकर समझाएं। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि धातु और अधातु क्या है और उदाहरण देकर आपको समझाना है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे समझेंगे कि धातु क्या है। तो जिस तत्व के बाह्यतम या अंतिम कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसे धातु कहते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि धातु क्या है। तो धातु का जो अंतिम या
बाह्यतम कक्षा होता है उसमें 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होता है तो उसे हम धातु कहते हैं। आइए अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। यहां पे लिखा गया है सोडियम। सोडियम का यहां पे संकेत क्या होता है तो Na होता है और सोडियम का यहां पे परमाणु संख्या कितना होता है 11 होता है और सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा तो 2 8 और 1 होगा। इसके अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा 1 होगा। तो यहां पे सोडियम क्या होगा यहां पे धातु होगा, क्योंकि धातु का यहां पे परिभाषा होता है कि जिस तत्व के बाह्यतम कक्षा में या अंतिम कक्षा में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसे धातु कहते हैं। तो इसके बाह्यतम या अंतिम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है 1 है तो ये धातु होगा। अब यहां पे देख लीजिए मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है 12 और मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है तो 2 8 2 होता है। इसके अंतिम कक्षा या बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है 2 है तो ये भी क्या होगा यहां पे धातु होगा। ये अब समझते हैं कि अधातु क्या है। तो जिस तत्व के बाह्यतम कक्षा में 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसे अधातु कहते हैं। तो यहां पे आपको समझ में आ गया होगा कि अधातु क्या है। तो अधातु के जो बाह्यतम कक्षा होते हैं उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसे अधातु कहते हैं। उदाहरण के लिए यहां पे देख लीजिए ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का यहां पे परमाणु संख्या कितना होता है 8 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है तो 2 और यहां पे क्या होता है 6 होता है। तो इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है 6 है। तो यहां पे ऑक्सीजन क्या होगा यहां पे अधातु होगा। यहां पे देख लीजिए फ्लोरीन। फ्लोरीन का यहां पे परमाणु संख्या कितना होता है 9 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा 2 और यहां पे 7 होगा। इसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है 7 है। तो ये भी क्या हो जाएगा यहां पे अधातु हो जाएगा। तो यहां पे आपको समझ में आ गया होगा कि धातु और अधातु क्या है और इसका उदाहरण भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार समझ लीजिए कि धातु क्या है। तो जिस तत्व के बाह्यतम या अंतिम कक्षा में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे धातु कहते हैं। और अधातु किसे कहते हैं तो जिस तत्व के बाह्यतम या अंतिम कक्षा में 5 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसे अधातु कहते हैं। तो ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहां पे 4 नंबर प्रश्न है कि एस्टर के उपयोगों को लिखे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहां पे आपको एस्टर के प्रयोगों को लिखना है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। एस्टर के प्रमुख उपयोग निम्नलिखित है। यहां पे इसका पहला उपयोग देख लीजिए। एस्टर का प्रयोग पेय पदार्थों में किया जाता है। जो एस्टर होते हैं इसका उपयोग हम कहां पे करते हैं तो पेय पदार्थों में करते हैं। और इसका दूसरा यहां पे उपयोग देख लीजिए। एस्टर का प्रयोग आइसक्रीम बनाने में किया जाता है। जो एस्टर होता है इसका उपयोग कहां पे किया जाता है तो आइसक्रीम बनाने में किया जाता है। इसका तीसरा उपयोग देख लीजिए। एस्टर का प्रयोग मिठाई बनाने में किया जाता है। जो एस्टर होते हैं इसका प्रयोग हम कहां पे करते हैं तो मिठाई बनाने में करते हैं। और एस्टर का यहां पे चौथा उपयोग देख लीजिए कि एस्टर का प्रयोग इत्र बनाने में किया जाता है। जो एस्टर होता है इसका प्रयोग हम इत्र बनाने में भी करते हैं। तो यहां पे आपको समझ में आ गया होगा कि एस्टर का उपयोग कहां कहां पे होता है। तो एस्टर का पहला उपयोग होता है कि एस्टर का प्रयोग हम पेय पदार्थों में करते हैं। एस्टर का दूसरा प्रयोग आइसक्रीम बनाने में करते हैं। एस्टर का तीसरा प्रयोग यहां पे देखिए मिठाई बनाने में करते हैं हम लोग। और एस्टर का चौथा उपयोग हम कहां पे करते हैं तो इत्र बनाने में भी करते हैं। तो ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहां पे 5 नंबर प्रश्न है कि 24 कैरेट सोना से आप क्या समझते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए कि 24 कैरेट सोना से आप क्या समझते हैं। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। ये बहुत मुलायम और नरम होता है। जो शुद्ध सोना होता है ये 24 कैरेट का होता है और जो शुद्ध सोना होता है ये बहुत ही मुलायम और नरम होता है, जिससे आभूषण नहीं बनाया जा सकता। इसे कठोर बनाने के लिए इसमें तांबा या चांदी मिलाई जाती है ताकि आभूषण बन पाए। जो शुद्ध सोना होता है ये 24 कैरेट का होता है और जो शुद्ध सोना होता है ये बहुत ही मुलायम और नरम होता है। और शुद्ध सोना से हम आभूषण नहीं बना सकते क्योंकि जो शुद्ध सोना होता है वो नरम और मुलायम होता है। तो शुद्ध सोना को कठोर बनाने के लिए इसमें तांबा या चांदी मिलाया जाता है। जब शुद्ध सोना में तांबा और चांदी मिलाया जाता है तो क्या हो जाता है कठोर हो जाता है और उससे हम आभूषण बना लेते हैं। हमारे देश में आभूषण बनाने के लिए प्रायः 22 कैरेट सोना का प्रयोग किया जाता है। आभूषण बनाने में 22 भाग सोना तथा 2 भाग तांबा या चांदी मिलाया जाता है। तो ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को प्लीज आप लोग लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 6 नंबर।
नंबर प्रश्न है कि रेलवे का सिग्नल लाल रंग का होता है क्यों? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए कि रेलवे का सिग्नल लाल रंग का होता है क्यों। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। लाल रंग का तरंग दैर्ध्य बहुत ही अधिक होता है, जिसके कारण लाल रंग का प्रकीर्णन बहुत ही कम होता है और यह रंग कम फैलता है। जो लाल रंग होता है इसका तरंग दैर्ध्य बहुत ही अधिक होता है और लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होने के कारण जो लाल रंग है इसका प्रकीर्णन बहुत ही कम होता है और यह रंग बहुत ही कम फैलता है। जब यह रंग कम फैलता है तो ये कुएं या धुएं में स्पष्ट दिखाई देता है, इसीलिए रेलवे का सिग्नल लाल रंग का होता है। तो ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि रेलवे का सिग्नल लाल रंग का होता है क्यों। तो जो लाल रंग होता है इसका तरंग दैर्ध्य बहुत ही अधिक होता है और लाल रंग का तरंग दैर्ध्य अधिक होने के कारण इसका प्रकीर्णन बहुत ही कम होता है। जब इसका प्रकीर्णन बहुत ही कम होगा तो ये रंग बहुत ही कम फैलेगा और जब यह रंग कम फैलेगा तो ये कुएं या धुएं में स्पष्ट दिखाई देगा, इसीलिए रेलवे का सिग्नल यहाँ पे लाल रंग का होता है। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 7 नंबर प्रश्न है कि ब्रिक के 4 कार्यों को लिखें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए कि ब्रिक के 4 कार्यों को लिखें। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। ब्रिक के 4 कार्य निम्नलिखित हैं। यहाँ पे पहला कार्य देख लीजिए, ब्रिक नाइट्रोजनी पदार्थों को शरीर से बाहर निष्कासित करता है। जो हमारे शरीर में नाइट्रोजनी पदार्थ बनता है उस नाइट्रोजनी पदार्थ को शरीर से बाहर कौन निष्कासित करता है? तो ब्रिक करता है। तो ये हो गया पहला कार्य। आइए देखते हैं अब दूसरा कार्य, शरीर में जल की मात्रा को संतुलित बनाने में सहायक होता है। जो ब्रिक होता है ये शरीर में जल की मात्रा को संतुलित बनाने में सहायक होता है। और आइए देखते हैं यहाँ पे तीसरा तीसरा कार्य यहाँ पे देखिए, शरीर में अम्ल क्षार की मात्रा को संतुलित रखता है। जो ब्रिक होता है ये शरीर में अम्ल क्षार की मात्रा को संतुलित रखता है। और ब्रिक का यहाँ पे चौथा कार्य देख लीजिए कि लवण की संतुलन में भी सहायक होता है। तो ये रहा ब्रिक के 4 कार्य जो आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ब्रिक का पहला कार्य होता है कि जो शरीर में नाइट्रोजनी पदार्थ होता है उस नाइट्रोजनी पदार्थ को ब्रिक क्या करता है, शरीर से बाहर निकालता है। और दूसरा कार्य होता है कि जो शरीर में जल की संतुलन होता है उसको बनाए रखता है। और तीसरा कार्य यहाँ पे होता है कि शरीर में जो अम्ल क्षार की मात्रा होता है उसको भी संतुलन ये बनाए रखता है। और चौथा कार्य इसका है कि लवण की संतुलन में भी सहायक होता है। तो ये था ब्रिक का 4 कार्य जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण था। तो ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न है कि प्रत्यावर्ती धारा एवं दिष्ट धारा में अंतर लिखें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए कि प्रत्यावर्ती धारा एवं दिष्ट धारा में अंतर लिखें। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। प्रत्यावर्ती धारा एवं दिष्ट धारा में 5 अंतर निम्नलिखित हैं। आप क्या कीजिएगा कि एक बगल प्रत्यावर्ती धारा लिख दीजिएगा और दूसरे बगल आप लोग दिष्ट धारा लिख दीजिएगा और एक एक करके अंतर स्पष्ट कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं यहाँ पे पहला अंतर, इसमें धारा का मान और दिशा समय के साथ दोनों बदलते रहता है। जो प्रत्यावर्ती धारा होता है इसमें जो धारा का मान होता है और दिशा होता है ये समय के साथ दोनों बदलते रहता है। और इसमें देख लीजिए इसमें धारा का मान और दिशा समय के साथ दोनों नहीं बदलते हैं। जो दिष्ट धारा होता है इसमें क्या होता है कि धारा का मान और दिशा समय के साथ दोनों नहीं बदलते हैं, लेकिन प्रत्यावर्ती धारा में दोनों बदलते हैं। आइए देखते हैं अब दूसरा अंतर, इसे दूर इलाकों में भेजा जा सकता है। जो प्रत्यावर्ती धारा होता है इसे दूर दराज के इलाकों में भेजा जा सकता है, लेकिन यहाँ पे दिष्ट धारा में देख लीजिए इसे दूर इलाकों में नहीं भेजा जा सकता। जो दिष्ट धारा है इसे दूर इलाकों में नहीं भेज सकते। तो ये हो गया यहाँ पे दूसरा अंतर। आइए देखते हैं अब यहाँ पे तीसरा अंतर, यह काफी घातक होता है। जो प्रत्यावर्ती धारा होता है ये काफी घातक होता है और दिष्ट धारा में देख लीजिए ये कम घातक होता है। जो दिष्ट धारा होता है ये कम घातक होता है, लेकिन जो प्रत्यावर्ती धारा होता है ये काफी अधिक घातक होता है। आइए देखते हैं अब चौथा अंतर, यह चालक की ऊपरी सतहों पर प्रवाहित होता है। जो प्रत्यावर्ती धारा होता है ये चालक के ऊपरी सतहों पर प्रवाहित होता है और इसमें देख लीजिए यह चालक के भीतरी सतहों पर प्रवाहित होता है। जो दिष्ट धारा होता है ये चालक के भीतरी सतहों में प्रवाहित होता है, लेकिन जो प्रत्यावर्ती धारा होता है ये चालक के ऊपरी सतहों पर प्रवाहित होता है। तो ये हो गया यहाँ पे चौथा अंतर। आइए देखते हैं अब पांचवा अंतर, इसे आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। जो प्रत्यावर्ती धारा होता है इसे आसानी से हम उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन जो दिष्ट धारा होता है इसे हम आसानी से उत्पन्न नहीं कर सकते।
सकते। तो ये था प्रत्यावर्ती धारा और दिष्ट धारा में अंतर, जो आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार समझ लीजिए, प्रत्यावर्ती धारा का जो मान होता है और दिशा होता है ये दोनों समय के साथ बदलते रहता है, लेकिन जो दिष्ट धारा का मान होता है और दिशा होता है ये समय के साथ नहीं बदलता है। तो ये हो गया पहला अंतर। दूसरा अंतर देख लीजिए कि प्रत्यावर्ती धारा के दूर दराज के इलाकों में भेज सकते हैं, लेकिन दिष्ट धारा को दूर दराज के इलाकों में नहीं भेज सकते। यहाँ पे तीसरा अंतर देख लीजिए, प्रत्यावर्ती धारा काफी घातक होता है और जो दिष्ट धारा होता है ये कम घातक होता है। चौथा अंतर देख लीजिए, जो प्रत्यावर्ती धारा होता है ये चालक की ऊपरी सतहों पर प्रवाहित होता है और जो दिष्ट धारा होता है ये चालक के भीतरी सतहों पर प्रवाहित होता है। पांचवा अंतर देख लीजिए, इसे आसानी से उत्पन्न किया जा सकता है। जो प्रत्यावर्ती धारा इसे आसानी से हम उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन जो दिष्ट धारा होता है इसे हम आसानी से उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। तो ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न है कि चालक और अचालक पदार्थ क्या है। यह भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए कि चालक और अचालक पदार्थ क्या है। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि यहाँ पे चालक पदार्थ क्या है। तो वैसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसे चालक पदार्थ कहते हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि चालक पदार्थ क्या है। तो वैसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसे चालक पदार्थ कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एल्यूमिनियम, लोहा, चांदी, तांबा आदि, ये सभी क्या है, चालक पदार्थ हैं। इससे विद्युत धारा प्रवाहित होगा। सभी धातुएं विद्युत के चालक होती हैं। जो सभी धातुएं होती हैं वे विद्युत के चालक होती हैं, यानी सभी धातुओं से विद्युत धारा प्रवाहित होता है। आइए अब समझते हैं कि अचालक पदार्थ किसे कहते हैं। तो वैसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है तो उसे अचालक पदार्थ कहते हैं। तो अचालक पदार्थ किसे कहते हैं। तो वैसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है तो उसे अचालक पदार्थ कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए लकड़ी हो गया, मिट्टी हो गया, चमड़ा हो गया, प्लास्टिक हो गया आदि हो गया, इन सभी से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगा और ये सभी क्या हो जाएंगे, यहाँ पे अचालक पदार्थ हो जाएंगे। सभी यहाँ पे देखिए सभी अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं। जो सभी अधातु होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन जो सभी धातुएं होती हैं वो विद्युत के सुचालक होती हैं। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि चालक और अचालक पदार्थ किसे कहते हैं। तो चालक पदार्थ किसे कहते हैं। तो वैसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होता है उसे हम चालक पदार्थ कहते हैं। और अचालक पदार्थ किसे कहते हैं। तो वैसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है तो उसे अचालक पदार्थ कहते हैं। तो ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न है कि अम्ल क्षार में अंतर लिखिए। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए कि अम्ल क्षार में अंतर लिखें। तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं। अम्ल क्षार में अंतर निम्नलिखित है। यहाँ पे लिख दीजिएगा कि अम्ल क्षार में अंतर निम्नलिखित है। और सबसे पहले एक बगल आप लोग लिखिएगा अम्ल और दूसरे बगल आप लोग लिखिएगा क्षार और एक एक करके अंतर स्पष्ट कर दीजिएगा। यहाँ पे पहला अंतर देखिए कि वे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन यानी H+ प्रदान करता है तो उसे हम अम्ल कहते हैं। तो ये हो गया यहाँ पे पहला अंतर। और इसमें देख लीजिए क्षार वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोक्सिल आयन यानी OH- प्रदान करता है तो उसे क्षार कहते हैं। तो यहाँ पे ये हो गया पहला अंतर। अब देख लीजिए यहाँ पे दूसरा अंतर, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। जो अम्ल होते हैं ये स्वाद में खट्टे होते हैं। और इसमें देख लीजिए क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। जो अम्ल होता है ये स्वाद में खट्टा होता है, लेकिन जो क्षार होता है ये स्वाद में कड़वा होता है। तीसरा यहाँ पे देख लीजिए अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। जो अम्ल होता है ये नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। और इसमें देख लीजिए जो क्षार होता है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो ये हो गया तीसरा अंतर। चौथा अंतर देख लीजिए, उदाहरण यहाँ पे HCl और H2SO4 ये सभी क्या है, अम्ल है। और इसमें देख लीजिए कि NOOH और KOH ये क्या है, यहाँ पे क्षार हैं। तो यहाँ पे आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा अम्ल क्षार में क्या अंतर है। तो यहाँ पे पहला अंतर देखिए कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन यानी हाइड्रोजन आयन देते हैं यानी H+ आयन देते हैं। और क्षार क्या करते हैं कि क्षार वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर OH- यहाँ पे प्रदान करते हैं। और इसमें देख लीजिए दूसरा अंतर कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, लेकिन जो क्षार होते हैं ये स्वाद में कड़वे होते हैं।
तीसरा अंतर देखिए कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, लेकिन जो क्षार होता है ये क्या करता है कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। HCl और H2SO4 ये क्या है, अम्ल है, और NOH और KOH ये क्या है, क्षार है। तो उम्मीद करते हैं ये सभी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे हम आपको 10 सब्जेक्टिव प्रश्न बताए हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।